हेलो। तो अभी तक हम लोग ने स्ट्राइक ऑफ पढ़ा था, स्ट्राइक ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। और आज हम लोग पढ़ने वाले रिस्टोरेशन ऑफ द कंपनी एंड एज वेल एज स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी। तो ये दो टॉपिक बचे हैं और आज हम लोग ये कवर कर लेंगे और हमारा चैप्टर 20 विल बी कंप्लीटेड। और आप लोगों ने देखा होगा ये चैप्टर 19 20 इतने कोई खास बहुत टफ नहीं है, सिंपल से है। एक नॉर्मल प्रोसीजर दिया हुआ है, कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं। और ये 19 20 21 ये आपके 25 मार्क्स के हैं। तो अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपके मतलब 25 में आप 20 ले आए, बाकी बचा कितना 75। तो 75 में आपको पास होने के लिए सिर्फ 20 लाना है। और वही सिर्फ 20 तो नहीं लाना है, ये तो मतलब मिनिमम है। इसके अलावा अगर आप 75 में 35 भी ले आए तो भी आपके 55 आराम से बन गए। तो ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्लस सिंपल है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो ये इजी है आपके लिए टारगेट करना इसको, कि इसमें आप अपना एग्जाम्पशन ला सकते हैं और इससे आप अपना एग्रीगेट बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोग ने रिस्टोरेशन सॉरी स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी पढ़ लिया था, कि कंपनी खुद भी कर सकती है और आरओसी के पास भी पावर हो सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसमें देख लीजिएगा। उसमें पूरा मॉड्यूल से ही पढ़ाया है और ये सारे चैप्टर्स हम लोग मॉड्यूल से ही करेंगे। नोट्स आप हम नहीं प्रोवाइड करा रहे, मतलब नोट्स आप खुद बनाइए। इससे आपकी एक तो लिखने की थोड़ी आदत बनेगी, नोट्स बनाने की आदत पड़ेगी, और जो आप लिखेंगे वो आपको ज्यादा याद रहेगा। और इससे थोड़ी मॉड्यूल पढ़ने की भी आदत होगी। और मॉड्यूल में जो लैंग्वेज है वो सीधा एक्ट से उठा के लिखी गई है, तो इससे आपको वो एक्ट पढ़ने की भी आदत होगी। तो वो जो नोट्स में सिंपल भाषा लिखी रहती है तो वो वाली चीज नहीं होगी कि हर बार सिंपल लैंग्वेज में चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको एक्ट ही पढ़ने हैं, हर चीज के लिए आपको नोट्स नहीं अवेलेबल होंगे। तो एक टाइम बाद आपको एक्ट ही पढ़ने, तो वो धीरे धीरे अभी से वो अप्रोच डेवलप होगा, अभी से वो इजी हो जाएगा मतलब एक्ट पढ़ना। तो ठीक है, अभी के लिए काफी है इतना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिस्टोरेशन ऑफ द कंपनी। अब कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई। अब आरओसी कैन सुओ मोटो आफ्टर इशूइंग द नोटिस 248 ऑफ द एक्ट। आरओसी के पास पावर होती है, आरओसी भी कर सकता है। A strike off the name of the company. It may so happen that the name of the company may be struck off from the register of companies by the ROC even though the company is active. मतलब हो सकता है कंपनी एक्टिव हो लेकिन फिर भी आरओसी ने नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया हो। अब ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं? इन सच अ केस द डायरेक्टर्स ऑफ सच अ कंपनी हैव नो ऑप्शन बट टू अप्रोच एनसीईआरटी। मतलब एक बार नाम हट गया तो उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं, आपको एनसीईआरटी के पास जाना पड़ेगा। वही अथॉरिटी है जो कुछ कर सकती है, मतलब वही आरओसी ने कुछ किया नहीं सही तो आप एनसीईआरटी के पास अपील करेंगे। In such a case, the directors of such a company have no option but to approach NCLT by making an appeal for the restoration of the name of the company in the register of companies maintained by ROC. The legal provision related to restoration of the name of the struck of companies are given in section 248 to 252. ये section important है, ये याद कर लीजिएगा। Of the Act read with Rule 87A of the NCLT Amendment Act Rules to 2017 and the companies removal of names of companies from the register of companies Rules 2016। ये जो रूल थे ना इसमें प्रोसीजर दिया रहता है डिटेल्ड, कौन से फॉर्म जाएगा, कैसे जाएगा, कितनी एप्लीकेशन जाएंगी, कितने कौन से उसमें फॉन्ट में जाएंगी, मतलब पूरी डिटेल उसमें एकदम प्रॉपर रूल्स रहता है। एक्ट में आपको मतलब एक बेसिक आउटलाइन दे दी जाती है, ये होगा ऐसे होगा ये होगा। और रूल्स में आपको प्रॉपर डिटेल्ड सब कुछ दिया रहता है। तो हमेशा नॉर्मली मतलब एक्ट रेड विद रूल्स होता है, कि इस एक्ट से रिलेटेड ये रूल्स है और इसमें ये रूल आपको पढ़ना है स्पेसिफिकली। तो इसीलिए इसमें कंपनीज एक्ट का सेक्शन 248 टू 252 रेड विद एनसीईआरटी अमेंडमेंट रूल्स, मतलब एनसीईआरटी का उसमें कुछ प्रोसीजर होगा। और कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज रूल्स 2016। तो ये आपको सब साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, ऐसा नहीं सिर्फ आपको रूल्स फॉलो करने हैं, आपको ये सारी चीजें एक साथ लेके चलनी है। तो अगर आरओसी ने सुओ मोटो, वही कि देखिए अगर आपने खुद ने कंपनी का नाम हटवाया है तो कुछ नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि आपने तो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया, सब किया और फिर नाम रिमूव कराया। तो जाहिर सी बात है, आप चाहते थे तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं कि आप फिर से चले गए कंपनी का नाम रिस्टोर कराने, वो नहीं होता। अगर आरओसी ने गलती से मतलब नोटिस दिया उसने लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया या कोई भी रीजन,
आया, जबकि मतलब कंपनी एक्टिव थी, मतलब ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिप्लाई, मतलब वो रिप्लाई नहीं फाइल कर पाए आरओसी को, या कोई भी रीजन था, तो आरओसी ने नाम हटा दिया, लेकिन कंपनी एक्टिव थी। तो इस केस में कंपनी का नाम रिस्टोर हो सकता है। वो रिस्टोर करने के लिए क्या करना चाहिए, जो भी डायरेक्टर होंगे ऑफ द कंपनी, उनको एनसीईआरटी को अप्रोच करना पड़ेगा। वो एक अपील फाइल करेंगे इसके खिलाफ, आरओसी के, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है नेम रिमूव करने का। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द आरओसी में फाइल एन, इसमें एक टाइम लिमिट होती है, ऐसा नहीं जब मन हो तब, 3 साल का समय होता है, विद इन 3 years ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आरओसी। और अगर आरओसी को, सॉरी, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर इज नॉट justified in view of the absence of any grounds on which the order was passed by the ROC, it may pass an order for restoration of the company and in the register of companies after giving a reasonable opportunity of making representation and of being heard to the ROC, the company and all the person concerned. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था द डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी, यहाँ लिखा हुआ एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द आरओसी। तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ब्रॉडर वो व्यू ले लिया कि जरूरी नहीं कि डायरेक्टर ही हो, कोई भी पर्सन हु इज अग्रीव्ड, मतलब जो आरओसी के डिसीजन से दुखी है, परेशान है, वो अपील फाइल कर सकता है, लेकिन विद इन 3 years, 3 साल के अंदर अंदर, जैसे आज ऑर्डर आया तो 3 साल के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है, वरना वो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप फिर नई कंपनी बनाएंगे जाकर। तो विद इन 3 years ऑफ द ऑर्डर पास बाय द आरओसी, और फिर अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि जो रिमूवल ऑफ द नेम हुआ है रजिस्टर से वो जस्टिफाइड नहीं है, वो गलत हुआ है, कोई ऑर्डर मतलब कोई ग्राउंड नहीं था, तो वो ऑर्डर पास कर सकती है रिस्टोरेशन के लिए, कि कंपनी का नाम वापस रिस्टोर किया जाए रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। और ये सब करने से पहले वो कंपनी को भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देगी ऑफ बीइंग हर्ड, कि उन्हें भी सुना जाए, आरओसी को भी सुना जाए कि उन्होंने क्यों वो किया, नेम स्ट्राइक ऑफ, दोनों को सुना जाएगा, सबको सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो ये एक नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, हाँ शायद सही टर्म ही है, नेचुरल, नेचुरल जस्टिस ऐसे ही कुछ है। आई चेक कि मतलब एक वो प्रिंसिपल्स है, ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स है जस्टिस के, कि आपको मौका देना होता है दोनों पार्टीज को सुनने का, तभी आप कोई फैसला लेंगे, सिर्फ एक पार्टी को सुन के फैसला देना इज नॉट राइट। तो वैसा ही है कि एनसीईआरटी भी दोनों पार्टीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का मौका देगी, सबको सुनेगी, उसके बाद कोई फैसला देगी। अब एप्लीकेशन टू एनसीईआरटी बाय आरओसी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। अब आरओसी कैसे, मतलब क्या प्रोसीजर है वो लिखा हुआ है। तो द आरओसी में विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर डिसॉल्विंग द कंपनी अंडर सेक्शन 248, file an application before the tribunal seeking restoration of name of such company if it is satisfied that the name of the company has been struck off from the register of companies either inadvertently or on the basis of incorrect information furnished by the company or its directors. तो आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days एक एप्लीकेशन फाइल, सॉरी, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर, जब भी उसने ऑर्डर पास किया हो, विद इन 3 years ऑफ दैट ऑर्डर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ट्रिब्यूनल के पास, अगर उसे लगता है कि कंपनी का जो भी नाम है वो गलत तरीके से हट गया है, या फिर उसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश की गई है। तो application to NCLT for restoration of the name of the company may be made by company or its members or creditor or workman। तो आरओसी भी कर सकता है, कंपनी भी अप्लाई कर सकती है, कोई इसका मेंबर, क्रेडिटर और वर्कमैन। The tribunal on an application made by the company, member, creditor or workman aggrieved by the company having its name struck off the register of companies before the expiry of 20 years from the publication in the official gazette of the notice of dissolution of the company, if it is satisfied that the company at the time when the name उसका स्ट्रक हुआ था बिजनेस कर रही थी कोई, या फिर अगर उसे लगता है जस्ट, मतलब ये जस्टिफाइड है नेम ऑफ द कंपनी रिस्टोर करना, तो उस केसेस में ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है कि कंपनी का जो भी नाम है वो वापस रिस्टोर किया जाए, और उसके अलावा और भी ऑर्डर पास कर सकता है और प्रोविजन बना सकता है जैसा उसे लगता है ठीक है। And just for placing the company and all other person in the same position as nearly as may be if the name of the company had not been struck off, कि सेम पोजीशन में वो कंपनी और लोगों को लाना चाहता है, जिस मतलब अगर कंपनी स्ट्रक ऑफ ना हुई होती तो क्या होता, तो वैसी पोजीशन। A copy of the order passed by the tribunal should be filed by the company with the ROC within 30 days।
जब भी आरओसी, सॉरी, जब भी ऑर्डर पास होगा बाय द ट्रिब्यूनल, जो भी कंपनी है उसको विद इन 30 days फ्रॉम पासिंग ऑफ दैट ऑर्डर एक फॉर्म फाइल करना होता है। उसमें एज एन अटैचमेंट ये ऑर्डर की कॉपी जाती है। फिर वो जब अप्रूव हो जाता है तो उसमें एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है कंपनी को। तो ये तो हमारा खत्म हो गया। अब इसमें एक चीज ये है कि जैसे अब यहाँ पर आपको हर जगह 3 years 3 years 3 years दिखा होगा कि हमारे पास 3 साल का समय है, और उसी 3 साल के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एनी पर्सन अग्री वो भी अंदर 3 साल फाइल कर सकता है। तो ये 20 साल कहाँ से आया? तो इसमें एक ये चीज है कि अगर आपने वॉलेंट्री स्ट्राइक ऑफ कराया है, वॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी से, जैसे कंपनी ने बोला BR पास करके, जैसे पास करके हमें स्ट्राइक ऑफ होना है, तो उस केस में लिमिटेशन पीरियड 20 years का है। मतलब 20 साल तक अगर उस स्ट्राइक ऑफ से कोई भी अग्रीव्ड है, हो सकता है कंपनी मेंबर, क्रिएटिव वर्कमैन, तो वो लोग 20 साल के अंदर अंदर फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन। लेकिन अगर कंपलसरी स्ट्राइक ऑफ है बाय आरओसी, जैसे आपने कोई फॉर्म नहीं फाइल किया रेगुलर 3 साल तक, एनुअल फाइलिंग नहीं की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल करे, तो उस केस में आपके पास सिर्फ 3 साल का समय है। तो ये 20 साल है वॉलेंटरी स्ट्राइक ऑफ के लिए, और अगर कंपलसरी स्ट्राइक ऑफ हुआ है बाय द आरओसी तो 3 साल का ही समय है। तो ये आप चाहे तो कहीं लिख भी ले, ऐसे याद रहेगा, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। वॉलेंटरी स्ट्राइक ऑफ लिमिटेशन पीरियड 20 years, कंपलसरी स्ट्राइक ऑफ वॉलेंटरी, सॉरी, कंपलसरी स्ट्राइक ऑफ लिमिटेशन पीरियड इज 3 years। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ एलएलपी। अभी तक हम लोग ने देखा था कि कंपनी का नाम रिमूव कैसे होता है, अब हम लोग देखेंगे एलएलपी का नाम। तो डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, कंपनी एलएलपी ये पार्टनरशिप है, लेकिन इसमें फायदे कंपनी के भी मिलते हैं, और कंपनी तो कंपनी है। So similar to the provision of Section 248 to 252 of the Companies Act, read with companies removal of names of companies from the register of rules, register of companies rules 2016, dealing with the provision of removal of names of companies from the year. Section 75 of LLP Act, read with rules 37 of the LLP rules 2009, deal with the provision of striking of the name of the LLP from the register of LLPs। तो इसका रजिस्टर एक अलग होता है, कंपनीज का रजिस्टर अलग होता है। तो जैसे सेक्शन 248 टू 252 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील करता था स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, वैसे ही सेक्शन 75 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 रेड विद दीज रूल्स ये डील करता है स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ एलएलपी। और एमसीए ने ये अमेंड किए थे एलएलपी रूल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एलएलपी अमेंडमेंट रूल्स 2017, जो कि 2017 से इफेक्टेड थे। तो ये हमारे काम का कुछ नहीं है, मतलब ये चीज नहीं है कि कब अमेंड किया, 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ ये वो। बस ये मेन चीज है कि इससे एक एलएलपी फॉर्म 24 आया। इससे इजीली, मतलब एक फॉर्म होता है उसमें सारी डिटेल्स जाती हैं कंपनी की कि मतलब क्यों बंद करना चाह रहे हैं, इसमें सारी अटैचमेंट जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज डेट जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें आती है। एक फॉर्म होता है वो सबमिट करना होता है, और उसमें रीजन बताना होता है हम क्यों क्लोजर करना चाह रहे हैं। तो वो फॉर्म इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने टू मेक द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग ऑफ इजी फॉर द एलएलपी। अब लीगल फ्रेमवर्क क्या है? इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर, 1 साल या 1 साल से ज्यादा कोई काम नहीं करी, तो फॉर्म 24 में एप्लीकेशन दे सकती है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ इट्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर। सभी की परमिशन चाहिए, जितने भी पार्टनर्स है सबका कंसेंट चाहिए, फॉर्म 24 जाएगा। Similarly, where the registrar has reasonable cause to believe that a LLP is not carrying on any business in accordance with the provision of this act for a period of 2 years or more, वो भी नेम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। तो देखिए, खुद अगर 1 साल या उससे ज्यादा काम नहीं करें तो एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर्म 24 में। और अगर आरओसी को लगता है कि कंपनी एलएलपी 2 साल या उससे ज्यादा काम नहीं कर रही है, एक्टिव नहीं है, कोई बिजनेस नहीं कर रही है, या फिर एज पर दी एक्ट बिजनेस नहीं कर रही, हो सकता है कुछ अलग ही बिजनेस कर रही हो, जो लिखा हुआ है वो नहीं कर रही, कुछ अलग ही कर रही है। तो अगर कोई बिजनेस नहीं कर रही है, या फिर जो भी कर रही है वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नहीं है, तो आरओसी खुद बाय टेकिंग सो मोटो एक्शन, सो मोटो मतलब वो खुद से एक्शन ले सकता है फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। लेकिन वही है कि बिफोर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम
आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। हाँ, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने देखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसमें से कि गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है। तो इसमें एलएलपी और उनके पार्टनर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि हम आपका नेम क्यों ना स्ट्राइक ऑफ करें। तो अगर वो कुछ ढंग का रिप्लाई देते हैं तो ठीक है, मतलब अगर आरओसी को लगता है कि नहीं जस्टिफाइड है, नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं करेगा। लेकिन अगर लगता है कि नहीं रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है या कोई रीजन नहीं है प्रॉपर, तो स्ट्राइक ऑफ के लिए प्रोसीड कर सकता है। लेकिन हाँ, उसको एक प्रॉपर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। फॉर्म 24, अगर एलएलपी खुद कुछ बिजनेस नहीं कर रही है 1 साल या उससे ज्यादा से, या फिर आरओसी को ऐसा लगता है कि वो 2 साल से कोई बिजनेस नहीं कर रही है, कर भी रही है तो नॉट विद, मतलब नॉट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब स्ट्राइक ऑफ बाय द आरओसी ऑन सो मोटो बेसिस। सो मोटो, खुद से उसका मन है, मतलब मन क्या है उसको रीजनिंग देनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आरओसी का मन है तो वो कुछ भी कर सकता है। प्रॉपर रीजनिंग देनी होती है, प्रॉपर बताना पड़ता है वजह कि क्यों कर रहा है। तो सेक्शन 75 of the LLP Act read with Rule 37 of LLP rules as amended from time to time. The ROC can sue or to remove the name of the LLP from the register in case LLP is not carrying on any business or operation for a period of 2 years or more, and the ROC has reasonable cause to believe the same. In such a case, the ROC can sue or to take the action for striking of the name of the LLP. अब सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, ये मतलब ब्रीफ में दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफाइन करके थोड़ा सा और एक्सप्लेन तो हम लोग यहीं से पढ़ लेते हैं। सर्विंग ऑफ नोटिस बाय द आरओसी टू द एलएलपी। देखिए, कोई भी मतलब एलएलपी कहीं भी स्ट्राइक ऑफ करेंगे तो कुछ तो जवाब, मतलब पूछेंगे, बताएंगे उन्हें कि हम ऐसे ऐसा सोच रहे हैं, बताओ करें कि ना करें। तो बिफोर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी, आरओसी, ये मतलब रूल्स है, ऐसा नहीं है कि बस आरओसी को लगा कि नहीं नहीं ये तो काम नहीं कर रही है, नाम हटाओ उसका ना। प्रॉपर एक प्रोसीजर होता होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। अगर ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो ये एक्शन आरओसी का इनवैलिड माना जाएगा और उस पर भी मतलब एक्शन लिया जा सकता है। तो ये प्रोसीजर तो पूरा फॉलो करना ही होता है। तो बिफोर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी, आरओसी इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ नोटिस टू द एलएलपी एंड ऑल द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी ऑफ हिज इंटेंशन कि वो नाम रिमूव करना चाह रहा है। सच अ नोटिस शेल कंटेन द रीजंस कि क्यों करना चाह रहे हैं, मतलब करना तो चाह रहे हैं ठीक है, क्यों करना चाह रहे हैं वो रीजन भी बताने होंगे। फिर द एलएलपी, और जब वो मिलेगा उन्हें तो उनको जवाब देना है अलॉन्ग विद, मतलब जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके अलावा, कि क्यों नाम नहीं रिमूव करना चाहिए। सच अ रिप्रेजेंटेशन शुड बी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। जब भी नोटिस आया उसके विद इन 30 डेज आपको रिप्लाई करना है। फिर उसके बाद आरओसी, मतलब जो भी रिप्रेजेंटेशन आएंगे, जो भी जवाब आया उसको कंसिडर करेगा। अगर रजिस्ट्रार को लगता है नहीं 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 ठीक है, इनका जो भी जवाब आया नॉट सेटिस्फैक्ट्री, नहीं नहीं चाहिए, तो वो प्रोसीड कर सकता है स्ट्राइक ऑफ के लिए। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, नोटिस पब्लिकेशन होगा, मतलब सॉरी नोटिस पब्लिश होगा। द नोटिस शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द एमसीए फॉर द इंटीमेशन, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ तक एक नोटिस पब्लिश होगा जनरल पब्लिक के लिए। सच पब्लिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक इन ऑर्डर टू इनेबल द जनरल पब्लिक टू गिव देयर ऑब्जेक्शन इफ एनी। इसमें भी 1 साल का समय होता है। ये इसलिए दिया जाता है कि मतलब आम जनता को नोटिस दिया जा रहा है कि ये एलएलपी स्ट्राइक ऑफ होने के प्रोसीड, मतलब प्रोसीजर में आ गई, स्ट्राइक ऑफ का इसका चल रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई समस्या है, कुछ भी दिक्कत है, तो 1 महीने के अंदर अंदर बता दे, जो भी ऑब्जेक्शन है वो फाइल करें। फिर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट ऑफ 1 मंथ एंड अनलेस कॉज टू कॉन्ट्ररी इज शोन बाय द एलएलपी, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आते तो आरओसी प्रोसीड कर सकता है। कोई जवाब नहीं आया, सन्नाटा है, कुछ नहीं आया, तो आरओसी प्रोसीड करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है फिर उसे डील किया जाएगा, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। फिर प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट, सॉरी अमाउंट ड्यू। The ROC, before passing an order for striking of the name of the LLP, should satisfy that the sufficient provision has been made for the realization of all amount due to the LLP and for the payment of discharge of its liabilities and obligation by the limited liability partnership with a reasonable time. ऐसे ही कुछ हम लोगों ने जब कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो रही थी तब भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें भी ऐसा ही था कि बिफोर पासिंग स्ट्राइकिंग ऑफ ऑर्डर, जो भी कंपनी है, अब इस केस में एलएलपी, वो सेटिस्फाई कर लेगा आरओसी कि प्रॉपर प्रोविजन बनाए गए हैं कि सारा जो भी अमाउंट है वो रियलाइज किया जाए
पैसा आ जाए और सारी लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशन जो भी है एलएलपी की वो सारी मतलब क्लियर ऑफ कर दें, वो सारी पे हो सके। आरओसी कैन ऑब्टेन नेसेसरी अंडरटेकिंग फ्रॉम द डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर और अदर पर्सन इन चार्ज। जैसे वहां पे डायरेक्टर्स से ले लेते थे और अंडरटेकिंग, वैसे यहाँ पे आरओसी डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर से भी ले सकता है अंडरटेकिंग। फिर उसके बाद notwithstanding the undertaking, the assets of the LLP shall be made available for the payment or discharge an obligation even after the date of order removing the name of the LLP from registrar। मतलब अंडरटेकिंग तो ले ही ली, उसके अलावा जो भी एसेट है एलएलपी की वो भी हमेशा अवेलेबल रहेंगी सेल करने के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। भले ही कंपनी एलएलपी का नाम हट गया हो, तब भी वो अवेलेबल रहेंगी। कल को अगर पेमेंट पूरा नहीं हो पाया, डिस्चार्ज कोई लाइबिलिटी, तो जो भी एसेट्स है उनको बेच के रियलाइज किया जाएगा अमाउंट और उससे पे किया जाएगा। अब नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, अब ये भी हो गया। After the expiry of time mentioned in the notice of 1 month from receiving objection from the general public, the ROC can strike off the name of the LLP from register and publish notice thereof in the official gazette। कुछ भी होता है ऑफिशियल गजट में फाइनल नोटिफिकेशन जाती है, तो एलएलपी शैल स्टैंड डिसॉल्व्ड। जिस दिन ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन गया, उसका नोटिस गया, उस दिन से एलएलपी को डिसॉल्व मान लेते हैं, खत्म। फिर कुछ नहीं। ये था आपका प्रोसीजर कि ये सिमिलर है, आपने देखोगे ये और कंपनी वाला सिमिलर है। पहले आरओसी नोटिस सर्व करेगा, उसके बाद कंपनी एलएलपी जवाब देगी उनके डायरेक्टर्स, फिर उसके बाद कंसीडर करेगा आरओसी, अगर उसे ठीक लगता है तो ठीक, नहीं सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो हेल्प प्रोसीड। उसके बाद पब्लिक पब्लिकेशन ऑफ नोटिस होगा ऑन द साइट ऑफ एमसीए, 1 महीने का समय लिया जाएगा जनरल पब्लिक को, उसको कोई समस्या हो कोई ऑब्जेक्शन हो रेज करे। अगर 1 महीने में कोई जवाब नहीं आता या जो भी है, अगर मतलब आता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा, और 1 महीने तक नहीं आता और उसे कैन प्रोसीड टू स्ट्राइक ऑफ द नेम। उसके बाद प्रोसीजर फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट, तो बिफोर पासिंग ऑफ दिस ऑर्डर विल इंश्योर दैट प्रॉपर अरेंजमेंट सब हो रखे हैं या नहीं फॉर फॉर द पेमेंट ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। और वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और पार्टनर्स इन केस ऑफ एलएलपी, उनसे अंडरटेकिंग भी ले सकता है। और उसके बाद अगर इन सबको हटा भी दे तो भी जो भी एसेट्स हैं एलएलपी की वो अवेलेबल रहेंगी इवन आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर, मतलब जब ऑर्डर हो जाएगा जैसे स्ट्राइक होगा उसके बाद भी अवेलेबल रहेगी अगर जरूरत पड़ती है पेमेंट या ड्यूज क्लियर करने के लिए एलएलपी की। उसके बाद फाइनली जब ये नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाएगा, उस दिन से कंपनी को डिसॉल्व मान लेंगे। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी। तो इसमें भी सेम है, एलएलपी के पास भी ऑप्शन है और आरओसी सो मोटो भी नेम रिमूव कर सकता है। अगर कंपनी 1 साल से ज्यादा काम नहीं कर रही है तो कंपनी खुद अप्लाई कर सकती है, और अगर 2 साल उससे ज्यादा हो गया है और वो कुछ काम नहीं कर रही है ऐसा आरओसी को लगता है, तो आरओसी भी सो मोटो एक्शन ले सकता है। अब स्ट्राइक ऑफ बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन बाय द एलएलपी, तो ये वाला तो प्रोसीजर था उसका कि जब आरओसी नोटिस भेजेगा या जब आरओसी को लगता है कि कंपनी एक्टिव एलएलपी एक्टिव नहीं है। अब जब खुद से एप्लीकेशन देनी होगी तो कैसे देंगे? सब्जेक्ट टू द सेक्शन 75, 75 सेम है, रूल भी सेम है 37। ऊपर में क्या रूल था, ऊपर भी हाँ सेम ही रूल था, इसमें भी सेम ही रूल है। Where a LLP is not carrying on any business or operation for a period of 1 year or more, such a LLP can make an application for suo motu striking of the name of the company। कंपनी खुद ही कह रही कि मेरा नाम हटा दो, वो नहीं चाहिए। कैसे? वही कॉलिंग एंड होल्डिंग द मीटिंग ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, मीटिंग बुलाएंगे, क्योंकि अब इसमें तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर वाला ऐसा सीन होता नहीं, तो ये लोग डायरेक्टर्स सॉरी पार्टनर्स की मीटिंग बुलाएंगे फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 24। फॉर्म 24 पढ़ा था, इसमें स्ट्राइक ऑफ का फॉर्म है ये। फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी एंड ऑथराइजिंग द पार्टनर टू मेक द एप्लीकेशन टू आरओसी। तो एक मीटिंग बुलाएंगे सबकी, उसमें ये डिसाइड करेंगे कि फॉर्म 24 जाना है, और किसी एक पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स को वो डेजिग्नेट कर देंगे कि अथॉरिटी दे देंगे कि अब आप सारे एप्लीकेशन फाइल करो कंपनी के बिहाफ सॉरी एलएलपी के बिहाफ में। Consent of all the partners of LLP should be obtained before making an application to the ROC। ऐसा नहीं है कि 4 है तो मेजोरिटी का चलो 3 हो गए तो खत्म बात। सभी सभी पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है, मैंडेटरी है। 4 अगर है, 4 में 3 ने कहा हम करेंगे स्ट्राइक ऑफ, उन्होंने कहा 1 ने कहा नहीं करेंगे, तो नहीं कर सकते। पहले चारों की परमिशन लेके आओ, उसका भी साइन लेके आओ।
फिर उसके बाद ऑल द पेंडिंग फाइलिंग्स, मतलब अभी तक आज आप जैसे दे रहे हैं कि ये एमएसआई को करना है, तो उससे पहले वाली जो भी सारी फाइलिंग्स है ये सेम जैसा कंपनी में था कि उसकी पहले वाली फाइलिंग सारी कंप्लीट होनी चाहिए, MGT 7, AOC 4, जो भी फाइलिंग है उस फाइनेंशियल ईयर की सब कंप्लीट होनी चाहिए। वैसे सेम एलएलपी में भी है कि इसकी भी जो पेंडिंग फाइलिंग है इंक्लूडिंग द एनुअल फाइलिंग, Form 8, Form 11, up to the end of the financial year in which the LLP ceased to carry on its business or commercial operation should be completed. उसके बाद ही आप ये फाइल करें Form 24, वरना ये Form 24 रिजेक्ट हो जाता है और उसमें रिमार्क लिख के आता है कि एनुअल फाइलिंग नॉट डन, या जो भी रीजन है। तो अगर या पेंड मतलब फाइलिंग यार पेंडिंग इस तरह का रिमार्क लिख के आता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर 15 दिन का टाइम होता है आपके पास, तो फिर आप फाइलिंग करें, फिर उसके बाद इसको सबमिट करें। तो इससे अच्छा आप जितनी भी पेंडिंग फाइल मतलब फाइलिंग्स है वो सारी कंप्लीट करें, उसके बाद ही Form 24 फाइल करें। और अप्रूवल ऑफ कंसर्न अथॉरिटी शुड बी ऑब्टेन, अगर कोई स्पेशल लॉ अप्लाई होता है उस एलएलपी पे तो उसका भी अप्रूवल चाहिए। फिर ऑल द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी मस्ट एक्सिक्यूट एन एफिडेविट। एक सारे जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, कुछ होते हैं पार्टनर, कुछ होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब जो मेन पार्टनर होता है, जैसे डायरेक्टर होते हैं वैसे इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, वही सब कुछ देखते हैं। मतलब मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है एलएलपी में क्या हो रहा है, तो इसीलिए वो थोड़े से स्पेशल पार्टनर। नॉर्मल पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कह सकते हैं कि हाँ अदर स्पेशल पार्टनर्स इनके पास जो ज्यादा एक्टिवली चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। तो ऑल द डेजिग्नेटेड पार्टनर जितने भी हैं मस्ट एक्सिक्यूट एन एफिडेविट either jointly or severally as mentioned as .5D। ये जो यहाँ पर मेंशन है कि इसमें ये चीजें मतलब एफिडेविट में लिख कर देंगे। देर आफ्टर ना उसके बाद सबसे पहले तो एफिडेविट, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी शैल बी मेड along with the fee as prescribed along with the following documents। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जाएंगे? Statement of account disclosing nil assets and nil liabilities certified by a CA in practice made up to a date not earlier than 30 days from the date of filing of Form 24। तो Form 24 आप जब भी फाइल करो उसके 30 दिन से पहले, मतलब 30 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे आप अभी अगर आज की डेट में 20 तारीख को फाइल करो तो 10 फरवरी, नहीं मतलब 20 फरवरी, 20 फरवरी से पहले का नहीं होना चाहिए, 20 फरवरी के बाद होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें आपके नील एसेट्स नील लाइबिलिटी कि हमारा सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा, और इसको सीए सर्टिफाई करे जो कि इन प्रैक्टिस हो। फिर उसके बाद कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेटेस्ट आईटीआर होना चाहिए कि सब कुछ भर दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। कॉपी ऑफ द इनिशियल एलएलपी अग्रीमेंट इफ एंटर्ड एंड नॉट फाइल्ड along with the changes thereof whether LLP has not commenced in business। अगर कोई कंपनी ने बिजनेस कमेंस नहीं किया है तो कॉपी ऑफ इनिशियल अग्रीमेंट भी चाहिए अगर फाइल नहीं हुआ है तो। उसके बाद एन एफिडेविट साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स टू द इफेक्ट, अब क्या क्या उसमें होगा ये हमने पढ़ा था। That the LLP has not commenced any business or where it commenced it ceased to carry। एक तो ये मतलब आपको लिख के देना होता है एफिडेविट में कि कंपनी ने कोई बिजनेस शुरू ही नहीं किया, और मतलब जिस एलएलपी ने शुरू किया तो शुरू किया लेकिन इस डेट को सीज कर दिया बिजनेस करना, तो ये आपको बताना होता है। तो इसके बाद द एलएलपी हैज नो liabilities and indemnifying any liability that may arise even after striking off its name from the registrar, सॉरी फ्रॉम द रजिस्टर। कोई लाइबिलिटी नहीं है, और अगर है तो वो इंडेमनीफाई करेंगे अगर बाद में भी आती है तो। फिर ये कि एलएलपी ने कोई बैंक अकाउंट नहीं ओपन किया है, और इनकेस अगर ओपन किया है तो वो प्रॉपर क्लोज कर दिया है, उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए बैंक की तरफ से कि हाँ बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया। अगर खोला था कभी नहीं खोला था तो सिर्फ ये लिखना होता है कि हमने कभी खोला ही नहीं बैंक अकाउंट। उसके बाद हैज नॉट फाइल्ड एनी इनकम टैक्स रिटर्न वेयर इट इज नॉट कैरिड एनी बिजनेस और सिंस इट्स ऑपरेशन इफ एप्लीकेबल। और अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है अभी तक क्योंकि बिजनेस ही नहीं कर रहे थे तो उसका भी एक स्टेटमेंट जाएगा। फिर कॉपी ऑफ इनिशियल एलएलपी, कॉपी ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन मेंशनिंग फुल डिटेल्स ऑफ एलएलपी प्लस रीजंस फॉर क्लोजर। क्यों कर रहे हो, क्यों बंद कर रहे हो, रीजन बताओ। कॉपी ऑफ अथॉरिटी टू मेक द एप्लीकेशन ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर, जिसको भी डेजिग्नेट कर रहे हैं जिसको भी ऑथराइज कर रहे हैं उसके लिए मतलब एक लेटर, अथॉरिटी लेटर।
Date of cessation of commercial operation is the date from which the LLP ceased to carry on its revenue generating business, and the transactions such as receipt of money from debtors, payment of money to creditors subsequent to such cessation will not form part of revenue generating business। मतलब कब से उस LLP ने वो काम करना बंद कर दिया, उसके बाद कोई पैसा दे रहा है, उधारी है, ये है, वो नहीं। कम LLP ने काम करना कब से बंद किया, मतलब जैसे फैक्ट्री या कुछ, तो उसने वो फैक्ट्री कब से बंद कर दी, वो डेट ऑफ सेसेशन, उस दिन से मतलब उसने कोई काम नहीं किया। पैसा वो पहले का आ रहा है जा रहा है वो अलग चीज है, उसको नहीं काउंट करेंगे रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस में। बिजनेस मेन वो काम करना कब से बंद किया, तब से वो डेट ऑफ सेसेशन होता है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, वही नोटिस शैल बी प्लेस्ड एमसीए की साइट पे फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। फिर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, 1 महीने का टाइम खत्म हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आते तो आरओसी कैन प्रोसीड। और ये सेम वही की प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन अमाउंट ड्यू, आरओसी इंश्योर करेगा कि सफिशिएंट प्रोविजन है या नहीं, लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए कि नहीं। और अंडरटेकिंग लेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर से ले सकता है। और उसके बाद भी लेकिन जो एसेट्स हैं एलएलपी की वो अवेलेबल रहेंगी फॉर द पेमेंट और डिस्चार्ज ऑफ इट्स लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन इवन आफ्टर द डेट ऑफ रिमूविंग द नेम, तब भी अवेलेबल रहेंगी। फिर उसके बाद आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम मेंशन, 1 महीने का। और एप्लीकेशन अगर उसको ठीक लगती है, और उसी को भी सारे डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, तो जो कंसर्न आरओसी है वो नेम स्ट्राइक ऑफ कर देगा और नोटिस पब्लिश कर देगा ऑफिशियल गजट में, और सेम डे से एलएलपी को डिसॉल्व मान लेंगे। खत्म, डन एलएलपी। फिर उसके बाद the LLP of all, sorry, the liability of all designated partners of the LLP would continue and may be enforced as if the LLP has not been dissolved। लेकिन जो भी designated partners हैं of the LLP would continue, वो रहेगी हमेशा, भले ही LLP डिसॉल्व हो गई हो। कि कल को कुछ इशू आता है तो मतलब they will be held liable to be designated partners है। Nothing in these provisions shall affect the power of tribunal to wind up a LLP, the name of which has been strike off from the register of LLP। तो ट्रिब्यूनल के पास वाइंडिंग अप की पावर रहेगी, भले ही कंपनी का नेम स्ट्राइक अप हो, मतलब वो इफेक्ट नहीं होगा। ये वाइंडिंग वाला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहीं पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ द एलएलपी, अभी हम लोग ने पढ़ा था रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ है एलएलपी। तो आरओसी कैन सू मोटो आफ्टर शोइंग द नोटिस अंडर सेक्शन 75 स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम। इन सच अ केस इट मे हैपन दैट द नेम ऑफ द एलएलपी मे बी स्ट्रक ऑफ, जबकि एलएलपी एक्टिव हो, बट द आरओसी रिमूव द नेम ऑफ द LLP from the register either inadvertently or due to incorrect information। तो आरओसी सो मोटो भी एप्लीकेशन दे सकता है अगर उसे लगता है कि नहीं एलएलपी एक्टिव थी लेकिन वो गलती से नाम हट गया या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई तो हट गया। तो इन सच अ केस देयर इज नो रिलीफ प्रोवाइडेड इन एलएलपी एक्ट। कोई भाई नहीं है एलएलपी का है। द पार्टनर्स ऑफ सच एलएलपी हैव टू अप्रोच द jurisdictional high court by filing writ petition under section 226 of the Constitution of India for the restoration of the name of the LLP in the register of LLPs। तो ये ऊपर क्या लिखा था, just give me a minute। मतलब एक तो आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर सकता है नेम, और हाँ मतलब इसमें कुल मिला के इनके पास नहीं है कोई पावर, ना ही आरओसी के पास कि वो नेम वो कर दे रिस्टोर, मतलब वो भी नहीं कर सकता, और ना ही वो एप्लीकेशन दे सकता है। इसमें किसी के पास कुछ नहीं है ऑप्शन, इसमें ये है कि जो भी पार्टनर्स हैं एलएलपी वो सीधा हाई कोर्ट के पास जाए, रिट पिटीशन फाइल करें अंडर सेक्शन 220 आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिस्टोरेशन। जैसे कंपनी के केस में कंपनी मेंबर्स, डायरेक्टर्स, एग्रीव पार्टी या आरओसी के पास पावर होती है एप्लीकेशन फाइल करने की। यहाँ पर एलएलपी एक्ट में कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर आपको सीधा हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर 20 कंप्लीट। लेसन राउंड अप ग्लॉसरी आप पढ़ सकते हैं, इसमें डिफंक्ट कंपनी, वैनिशिंग कंपनी, ससेशन, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ सकते हैं आप, ये छोटी छोटी डेफिनेशन में आ सकता है। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर 20 कंप्लीट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 21, और इसके कंप्लीशन के बाद हमारा 25 मार्क्स का पार्ट सी हो जाएगा कंप्लीट।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेसन 21 स्टार्ट करेंगे तब। और तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर ले, चैप्टर 19 और 20 अच्छे से। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।